हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आज हम कवर करने वाले हैं स्टेप वाइज कि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं और उसका एंड प्रोसेस तक, मतलब कि मार्केट, जब तक मार्केट में पहुंचेगा वो प्रोडक्ट तब तक के हम हर एक स्टेप्स कवर करने वाले हैं। ओके, ये कई बार आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बोर्ड में आ जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक स्टेप याद रखना ज़रूरी है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है याद रखना ज़रूरी है, उसमें किस टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं वो याद रखना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। चलो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? बेसिकली होता क्या है, हम एक बैक्टीरिया से जीन उठाया जो हमें चाहिए था, जिसका जैसे प्रोडक्ट्स वो बैक्टीरिया बना रहा है, हमें एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट किसी और बैक्टीरिया में चाहिए, तो हमने उस बैक्टीरिया का वो वाला जीन उठाया और हमने दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें ये स्टार्टिंग से प्रोसेस जानना है कि जीन जब हम उठाएंगे उसके पहले हमें उस बैक्टीरिया से जीन आइसोलेट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि हमें जीन निकालना है। अब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो भी एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होगा, उसे हमने तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज़ करना है। एनिमल सेल को एक एंजाइम यूज़ करके तोड़ेंगे, सिमिलरली प्लांट सेल को ब्रेक डाउन करना है। तो हर एक सेल के अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यूज़ होंगे ताकि उसको हम ब्रेक कर सके, उसके बाद ही हम डीएनए निकाल पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है? आइसोलेशन। सबसे पहला स्टेप आएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम क्या क्या एंजाइम यूज करेंगे? जैसे एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो, बैक्टीरियल सेल को अगर हमको तोड़ना है, बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? बैक्टीरियल सेल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, राइट? बैक्टीरियल सेल हमारा बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो बैक्टीरियल सेल को जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या तोड़ेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन। उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यूज करके हम बैक्टीरिया के सेल को तोड़ देंगे। सिमिलरली प्लांट सेल के सेल वॉल को हमको तोड़ना है तो हम वहां पर एक एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है? फंगाई को हम अगर तोड़ना है तो हम वहां पर काइटिनेज यूज करेंगे। समझ में आया? तो हर एक सेल को अगर हमें तोड़ना है तो पहले उसका आउटर वॉल को तोड़ना होगा। अब आउटर वॉल को तोड़ने के बाद हमें सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं? देखो, सेल में बेसिकली होता क्या है? हमारे पास डीएनए होगा, हमारे पास आरएनए होंगे, हमारे पास प्रोटीन्स होंगे, हमारे पास लिपिड्स होंगे। सेल में हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स होंगे। अब एक एक करके हमें सबको तोड़ना है क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ डीएनए। तो डीएनए को छोड़कर हम पहले क्या करेंगे? आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डालेंगे, उसमें आरएनएज डालेंगे तो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, आरएनए खत्म हो जाएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे हम प्रोटीएज से, प्रोटीन को तोड़ देगा प्रोटीएज। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे लाइपेज। अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच गया? डीएनए।
ये सब हमने डाइजेस्ट कर लिया। अब डीएनए जो बच गया, डीएनए कैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगेगा टेस्ट ट्यूब में, ये सारे डाइजेशन होने के बाद। तो डीएनए में हमने क्या किया, मान लो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हमारे पास डीएनए भी है, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड सब डाइजेस्ट हो चुका है। अब हम क्या डालेंगे, यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल, ETOH, इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जब हम डाल देते हैं तो डीएनए के थ्रेड्स ऐसे हमें दिखने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे डीएनए के थ्रेड्स जो हमें दिख रहे हैं, अब हम उन्हें निकाल लेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, हमें डीएनए मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, इस डीएनए को हमें कट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। देखो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैगमेंटेशन। और इस फ्रैगमेंटेशन में क्या यूज होगा हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे हमने पढ़ा था ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स कट करते हैं जो हमें चाहिए होगा और जिसमें हमें इंसर्ट करना है वहाँ पर भी, दोनों में हम सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज करेंगे। जिस डीएनए को हमें कट करना है और जहाँ हमें भेजना है, दोनों में सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज होगा। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने फ्रैगमेंट्स तो कट कर दिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा फ्रैगमेंट हमें चाहिए। हमें डीएनए जो है वो आंखों से अभी उसमें फ्रैगमेंट जो है वो हमें पता नहीं चलेगा, वो हमें दिख नहीं रहा है कि अच्छा ये वाले फ्रैगमेंट्स हमें चाहिए तो हमने उठा लिया। हम मैनुअली ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमें जो दिख गया हमने उठा लिया कि हाँ हमें ये वाला फ्रैगमेंट चाहिए, हमें उसे सेपरेट करना होगा। ओके नाउ, तो सेपरेशन जब हमें करना होगा तो सेपरेशन हम कैसे करते हैं, फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन करना होगा। उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब क्या होता है इसको हम समझते हैं। एक ऐसे ट्रे होता है, ओके ये ट्रे है मान लो, ठीक है। इस ट्रे में हम क्या करेंगे, अगारोज जेल डालेंगे। अब अगारोज क्या होता है, अगारोज एक पॉलीमर है, ओके, जो कि सीवीड से मिलता है हमें। अगारोज का पाउडर आता है, अगारोज के पाउडर को हम कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर प्लस अगारोज, हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर प्लस अगारोज है हमारे पास, हम इसे गर्म कर लेंगे, माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, गर्म कर लेंगे ताकि ये सॉल्युबल हो सके। अब जब ये सॉल्युबल हो चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, हम इस ट्रे में इसको पोर करेंगे। पर उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रे में एक कोम्ब पुट किया जाता है। देखो कोम्ब क्या होता है, कोम्ब नाम से समझ में आ रहा है, कंघी होगा, तो कंघी जैसे ऐसे दांत होते हैं, ओके ऐसे दांत होते हैं उसमें इस टाइप के, ये पुट करेंगे और उसके बाद हम ये अगारोज को इसमें ट्रे में डाल देंगे पूरे में, और इस अपैरेटस को हम 2-3 घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो जब ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, ये कोम्ब निकाल लेंगे। हमने ये कोम्ब निकाल लिया। कोम्ब बहुत ध्यान से निकालते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोम्ब निकालते वक्त ना ये जेल टूट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं कोम्ब की वजह से। तो जब हम कोम्ब निकालेंगे तो हमें ऐसे छोटे छोटे वेल्स दिखेंगे इस जेल में, ठीक है। पूरे में जेल होगा और यहाँ पर छोटे छोटे से गड्ढे के टाइप का दिखेगा जिनको हम वेल्स बोलते हैं। इनको हमने क्या बोला, वेल। और इतने छोटे होते हैं कि इनमें माइक्रोलीटर्स अट सकता है, ठीक है। माइक्रोलीटर्स सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं, माइक्रोलीटर्स में सब्सटेंस हम ऐड करते हैं इन वेल्स में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जेल तैयार है। अब ये अगारोज जेल जो होता है वो छन्नी की तरह होता है। मान लो ये जेल है हमारे पास ट्रे में, इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद होंगे, जैसे छन्नी
छन्नी में छेद होते हैं जिससे कि जो सब्सटेंस छेद से छोटा होगा वो तो निकल जाएगा। तो सिमिलरली इस अगारोस जेल में ऐसे छेद होते हैं। हम क्या करेंगे, इन वेल्स में हम अपना डीएनए डालेंगे, जो हमने डीएनए फ्रैगमेंट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब हम यहाँ पर डीएनए यहाँ पर वेल्स में डाल देंगे, ठीक है, वेल्स में डाल दिया। और इस ट्रे में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम रन करवाएंगे। कैसे, देखो जिधर हमने डीएनए डाला है वो कनेक्टेड होगा हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। और ऑपोजिट साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, एनोड। डीएनए का नेचर कैसा है, डीएनए एक्चुअली होता है नेगेटिवली चार्ज, ये हमें पता है। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल होता है, नेगेटिव चार्ज उसका होता है। तो वो जब भी हम ऐसे इलेक्ट्रोड, जब भी हम ऐसे करंट रन करवाएंगे तो क्या होगा कि ये पहुंचेगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा। और सीव्स है तो छन्नी में से छन कर जाएगा। तो क्या होता है, जो भी बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, वो कहीं ना कहीं पर आकर रुकेंगे। और छोटे वाले फ्रैगमेंट्स जो होंगे, जो छोटे वाले फ्रैगमेंट्स होंगे वो सबसे दूर तक पहुंचेंगे। जो सबसे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सबसे दूर तक पहुंचते हैं, और जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज यहाँ पर हम इनको अलग कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो फ्रैगमेंट है वो कितने बेस पेयर का होना चाहिए, वो हमें मालूम होता है। हमने जो कट किया है, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी डाला है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सा फ्रैगमेंट कट करना है, हमें उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितने बेस पेयर का फ्रैगमेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, एक वेल में हम लैडर पुट करते हैं। लैडर मतलब क्या होगा कि वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये वाला फ्रैगमेंट इतने बेस पेयर का है, ये इतने बेस पेयर का है, क्योंकि हमें आँख से देख के नहीं पता चलने वाला है कि ये फ्रैगमेंट जो है वो हमारा कितने बेस पेयर का है या कितने न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ये हमें नहीं पता चलने वाला है। तो उसके लिए एक लैडर यूज़ होता है, वो जानना भी ज़रूरी नहीं है। हमें ये बेसिकली जानना है कि यहाँ पर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और हमने साइज़ के बेसिस पर डीएनए को सेपरेट कर लिया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। अब हमारा यहाँ पर काम हो चुका है सेपरेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रैगमेंट्स हमने निकाले हैं, सेपरेट कर लिए हैं, हमें अब इसको जेल में से निकालना है, ठीक है। तो इसके जब हमने वेल में डाला था डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, उसके पहले हमने क्या किया था, उसके पहले हमने डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर लिया था, ठीक है। वेल में डालने के पहले इथिडियम ब्रोमाइड से हमने स्टेन कर लिया, क्योंकि हमें ऐसे नहीं दिखने वाला डीएनए कि कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं, क्योंकि जेल भी जो होता है वो कुछ वाइटिश ट्रांसपेरेंट सा होता है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होता है। और डीएनए भी जो हमारा मिलेगा वैसा ही, कोई बहुत नियॉन कलर का नहीं हमें डीएनए मिलेगा कि हमें देख कर ही पता चल जाएगा कि डीएनए हमारा कहाँ तक पहुँचा है। हमें पता लगाने के लिए पहले हमने अपने डीएनए को ईटीबीआर से स्टेन कर लिया, इथिडियम ब्रोमाइड से। उसके बाद हमने वेल्स में डाला, डीएनए यहाँ पर पहुँच गया। अब हमें ये पता करना है कि हमारा जो डीएनए मान लो कहाँ तक पहुँचा है, वो हमें पता है कि हमें इतने बेस पेयर वाला डीएनए निकालना है, हमें ये पता करना है वो कहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे, यूवी लाइट देंगे। तो यूवी लाइट कैसे देंगे, ऐसा नहीं होता कि हम ये ट्रे जो है, ये ट्रे है, इस ट्रे को लेकर यूवी लाइट के नीचे खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा वो इंसान इसको कई बार रिपीट करेगा, हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा। तो सिर्फ एक बार की बात नहीं है कि हम यूवी ट्यूब आता है, ओके, एक ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट आता है जिसमें से यूवी लाइट निकलता है, ऐसा भी आता है। सेल कल्चर, जब सेल कल्चर किया जाता है उसमें ऐसे ट्यूबलाइट्स यूज़ किया जाता है जिनमें से यूवी लाइट निकलते हैं। तो हम वो नहीं कर सकते कि यूवी लाइट वाले ट्यूबलाइट के नीचे हम लेकर खड़े हो गए, क्योंकि यूवी जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो हमारे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। तो हम ये नहीं कर सकते। उसके लिए क्या अपैरेटस है, एक ऐसे बॉक्स होता है, ठीक है। इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस ट्रे को रख देंगे, बॉक्स को बंद कर दिया और इस बॉक्स में अब यूवी लाइट
रहता है, ठीक है। तो हम ऑन किया हमने, जब यूवी लाइट का स्विच हमने ऑन किया तो इस बॉक्स में यूवी आ रहा है ऊपर से और ट्रे यहाँ पर है। तो जैसे हमने बंद किया तो अब हमें यूवी लाइट में जो हमारे स्टेन्ड डीएनए है वो दिख जाएंगे। कहाँ कहाँ पर डीएनए है, ये जो हम अभी मैंने ड्रॉ किया ना, ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये यूवी में दिखेगा कि हमें हमारे डीएनए यहाँ पर है, ऐसे हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखेंगे। तो हमें पता है कि हमें मान लो ये वाला फ्रैगमेंट निकालना है, तो अब हमें पता है कि ये वाला फ्रैगमेंट हमारे काम का है। तो हम निकालेंगे ट्रे को, हम इसमें से जेल कट करेंगे और हम फ्रैगमेंट को निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। नाउ हमने फ्रैगमेंट तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, इस फ्रैगमेंट को मल्टीपल फोटोकॉपीज बनानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या होगा हमारे पास, एम्प्लीफिकेशन। हमने डीएनए फ्रैगमेंट अलग कर लिया, अब हमें इसके फोटोकॉपीज बनाने हैं। तो फोटोकॉपी बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी, एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं पीसीआर। इसका फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस से हमें क्या मिलेंगे, जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उसके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलेंगे, मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो हमारे पास जो मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, इसमें एक्चुअली होता क्या है। देखो हमारे पास एक डीएनए फ्रैगमेंट है, ओके। ये डीएनए फ्रैगमेंट को सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बेसिकली क्या करना है, रेप्लिकेशन ही करवाना है आउटसाइड द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में रेप्लिकेशन होता था वैसे हमें बॉडी के बाहर रेप्लिकेशन अब करवाना है। तो रेप्लिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना होगा। तो डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग किया जाता है हीट देकर, 92 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पर डीएनए को हम यहाँ पर अलग अलग करते हैं। हाई टेम्परेचर देके मान लो हमारे पास 2 डीएनए के फ्रैगमेंट्स आ चुके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें प्राइमर ऐड करना होगा, क्योंकि जब तक प्राइमर ऐड नहीं होगा तब तक आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे, ओके। प्राइमर यहाँ पर ऐड करवा दिया दोनों साइड, दोनों एंड पर। नाउ ये कहाँ प्राइमर ऐड होगा, 5' to 3' की तरफ डायरेक्शन जाएगा। तो ये वाला एंड 5' होना चाहिए, तो मतलब ये वाला एंड 3' होना चाहिए। समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर 5' होना चाहिए, तो ये एंड 3' होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन हमेशा 5' से 3' की तरफ जाएगा। तो ये वाला इधर रेप्लिकेट होगा, ये वाला इधर इस साइड रेप्लिकेट होगा। नाउ रेप्लिकेशन के लिए हमने क्या कर दिया, प्राइमर, और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, एनीलिंग। पहला वाला स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हमने कितने डिग्रीज पर कराया, 92 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब एडिशन ऑफ प्राइमर्स, हमने जो प्राइमर ऐड किया उस स्टेप को हम कहते हैं एनीलिंग। ये 54 डिग्रीज पर होता है, 54 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नाउ इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, आगे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते जाएंगे और ये बनता जाएगा। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ज़रूरी है, DNTPs, डाई न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एंजाइम होना चाहिए जो इस रिएक्शन को करवाएगा। जैसे हमारे पास हमारे सेल में डीएनए पॉलीमरेज करवाते थे, डीएनए पॉलीमरेज हर एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाते जाएंगे। अब सेल के बाहर डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, तो हम यहाँ पर एक एंजाइम यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज। काम वही करेगा जो डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, ठीक है, टैक पॉलीमरेज। अब ये टैक पॉलीमरेज आया कहाँ से, TAC,
TAQ, ओके, ये टैक पॉलीमरेज आता है, हमें मिलता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, सी में रहता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्यों यूज़ करें, यहाँ पर भी तो टेम्परेचर देखो 92 डिग्रीज, उसके बाद 54 डिग्रीज, अभी एक और स्टेप आएगा उसमें भी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को हमारा DNA पॉलीमरेज नहीं टॉलरेट कर सकता। तो क्या होगा कि ये टैक पॉलीमरेज इस हाई टेम्परेचर में काम कर सकता है प्रॉपरली, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे हमने टैक पॉलीमरेज निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पर DNA के 2 नए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, 2 नए स्ट्रैंड्स बन गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सटेंशन। यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है और ये होता है 74 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर। तो देखो हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रैंड ऑफ DNA से हमें 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA मिल गए। तो एक बार अगर ये साइकिल चल रहा है तो हमें 1 से 2 मिल गए, ऐसे मल्टीपल टाइम्स ये साइकिल चलेगा। तो इतने बार साइकिल ये चलता है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगे, बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगे। तो बार बार साइकिल चलेगा और बार बार ये टेम्परेचर चेंज करते रहना होगा, ठीक है, एक बार 92, फिर 54, फिर 74, बार बार टेम्परेचर चेंज करना होगा। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर मशीन आता है, क्योंकि हम मैनुअली ये बार बार टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, उसमें सब सेटिंग रहती है, ऑटोमेटिकली ये चलते रहता है। ओके, तो ये सब जो PCR मशीन्स है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन्स है, ये सब सारे लैब में यूज़ होते हैं और बहुत महंगे महंगे मशीन्स आते हैं, इन लाखों रुपए के आते हैं ये। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, जहाँ पर हम बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज, बड़े बड़े मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमने क्या कर लिया, एम्प्लीफिकेशन। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें जोड़ना है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, दैट इज लाइगेज। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, लाइगेशन। लाइगेशन में क्या यूज होगा, लाइगेज यूज करेंगे हम, ठीक है, लाइगेज यूज कर लिया। लाइगेशन के बाद अब हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं। तो लाइगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें चेक करना होगा कि हमारा जो वेक्टर है वो सेल में, होस्ट सेल में गया है कि नहीं, ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं। अगर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, कैसे कैसे पता करेंगे, एक तो मेथड है रेप्लिका प्लेट बनाना होगा, चेक करना होगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं। दूसरा तरीका है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं LAC-Z जीन वाला वेक्टर, जहाँ पर हमें ब्लू वाइट कलर के कॉलोनीज दिख जाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर हमारा ट्रांसफॉर्म सेल हमें मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसफॉर्म सेल हमने पता कर लिया, हमें यही वाले बैक्टीरिया की कॉलोनीज चाहिए, इनको हमें और ग्रो करवाना है। तो अब हम और ग्रो करवाएंगे तो अब हम क्या होता है कि लैब में एक लिमिटेड स्पेस है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, तो अब हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री लेवल पर ग्रो करवाएंगे। तो इंडस्ट्री लेवल पर जहाँ पर 1000 लीटर्स में ऐसे मतलब हज़ारों लीटर्स के टैंक्स यूज़ होते हैं ग्रो करवाने के लिए, तो वहाँ पर क्या यूज़ होंगे, बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स, बायो फर्मेंटर्स कहते हैं, फर्मेंटेशन टैंक भी कहते हैं। इनमें हज़ारों लीटर्स में हम न्यूट्रिशनल मीडिया डाल सकते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करा सकते हैं, इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। ओके, ये इंडस्ट्री लेवल पर ही हो सकता है। अब ये जो फर्मेंटेशन टैंक या बायोरिएक्टर्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं आपके, एक तो होते हैं नॉर्मल स्टर्ड टैंक और एक होते हैं एक सिंपल स्टर्ड टैंक होंगे और एक होता है स्पार्ज्ड टैंक।
देखो इनमें क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। अब बैक्टीरिया हमें ग्रो करवाना है बहुत ही लार्ज स्केल में, ठीक है, 1000 लीटर्स हम न्यूट्रिशनल मीडिया डाल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम डाल के वहाँ पर छोड़ देंगे और वेट करेंगे कि ठीक है जब बैक्टीरिया कुछ दिन छोड़ दिया तो अपना ग्रो हो जाएगा, तो जब फुल हो जाएगा हम निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें प्रॉपर कंडीशंस देने होंगे। तो क्या क्या होता है वहाँ पर, पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा उस टैंक में। सिमिलरली हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा, एक होगा जिसकी वजह से हमें, एक मेथड ऐसा होगा जिसकी वजह से एयर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, एरिएशन, प्रॉपर एरिएशन होने के लिए एयर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फिर अगर बार बार एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो वहाँ फोम जनरेट होगा, तो फोम ब्रेकर होना चाहिए। फोम ब्रेकर भी होना चाहिए। प्लस फिर हमारे पास आउटलेट और इनलेट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम फ्रेश मीडिया डाल सकते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन चुके हैं उसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनलेट एंड आउटलेट। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं फर्मेंटेशन टैंक या बायोरिएक्टर्स में। अब हमारे पास जब हमें अब हमारा ये सब सिस्टम हमने कंट्रोल करके बैक्टीरिया को ग्रो करवा लिया, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगी, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट बना रहा है उसे हम आइसोलेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन। ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर मार्केटिंग के लिए जाने से पहले इसके बाद हम क्या होगा, और भी प्रोसेसेस होंगे। डाउनस्ट्रीमिंग में हमारे पास क्या आता है, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। इसके बाद क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कि कितना क्या क्वालिटी है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना फ़ायदेमंद है कितना नहीं है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो कहीं हार्म तो नहीं कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगा। सेफ्टी टेस्टिंग होगी। उसके बाद ही ये जाएगा मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन यूज़ के लिए हमें अवेलेबल करवाना है। तो मार्केटिंग के लिए ये सारे क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी कंट्रोल टेस्ट होने के बाद जाएगा मार्केटिंग के लिए। उसके बाद कॉमन ह्यूमन यूज़ के लिए इसको अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हो गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, और ये स्टेप्स भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए। किसके बाद कौन सा स्टेप होता है वो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एंड आई होप आपको समझ में आया हो, एंड बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट। जो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है वो याद रखना, सीक्वेंसेस याद रखना, रिकॉग्निशन साइट्स याद रखना, ठीक है। वेक्टर का डायग्राम ड्रॉ कर लेना, PBR 322 बहुत ज़रूरी है, वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।